नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे भारत के संविधान के सबसे बड़े केस के बारे में, जिसका नाम है केशवानंद भारती केस। ये केस सुप्रीम कोर्ट में 72 में दर्ज हुआ था, जिसका जजमेंट आया था 24 अप्रैल 1973 को। ये भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा केस है, क्योंकि इसके लिए सरकार को संविधान संशोधन करना पड़ा था। इंदिरा गांधी जी ने संविधान संशोधन किया था। क्या था ये केस, कैसे इसको देश का सबसे बड़ा केस माना जाता है, इसको समझने के लिए जितना जटिल ये मुद्दा है उतना ही इसको समझाना कठिन है। पर मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि आपको ये केस समझ में आए कि क्या था ये केस और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट दिया और कैसे सरकार ने इस जजमेंट के खिलाफ बाद में संविधान संशोधन भी किया, या किस तरीके से पूरी प्रक्रिया चली। इस केस को समझना बहुत ही मुश्किल है। चलिए फिर भी कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि आपको ये केस समझा पाऊँ, आखिरकार ये केस था क्या। तो इस केस को समझने से पहले हमें जाना पड़ेगा अपने संविधान के शुरुआत में। बात चली रही है जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, तो संविधान जब बन के तैयार हुआ तो संविधान में कुछ बनते ही कुछ समस्याएं आना चालू हो गई। जैसे समस्या क्या थी, अगर आपको संविधान के बारे में पता है तो हमारे संविधान में 22 भाग हैं, जिसमें से एक भाग है भाग 21, भाग 3, भाग 4 और भाग 20। भाग 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। भाग 4 में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 20 में हमारा 368 आर्टिकल आता है, जिसके अंदर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी संविधान संशोधन। जो संविधान सभा ने संविधान बना के दिया था, उसके बाद आपको भी मालूम है कि संविधान में कई सारे संविधान संशोधन किए गए हैं समय समय पे। तो वो संविधान संशोधन किसके तहत किए जाते हैं? वो संविधान संशोधन किए जाते हैं आपके भाग 20 के तहत, भाग 20 के तहत। आर्टिकल 368 एक ही आर्टिकल है, इस आर्टिकल के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। बात समझना पड़ेगा कि डीपीएसपी क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अगर देखते हैं तो डीपीएसपी में ये लिखा गया है, डीपीएसपी में मूलतः आपके आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल आते हैं। इसमें एक आर्टिकल है आपका 39B और दूसरा आर्टिकल है 39C, जिसमें लिखा गया है कि राज्य ये कोशिश करेगा कि राज्य में आर्थिक समानता रहे। तो ऐसी पॉलिसी बनाएगा, कुछ भी करेगा ताकि राज्य में आर्थिक समानता आए। तो ये तो भाग 4 में डीपीएसपी के तहत है। भाग 3 में लिखे गए हैं फंडामेंटल राइट्स, जिसमें आपके आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल आते हैं। जिसमें एक आर्टिकल है आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है। और एक आर्टिकल आता है 32, इसी में आता है भाग 3 में, जिसके तहत कोई भी इंसान डायरेक्ट रिट दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में कि साहब मेरे मौलिक कर्तव्यों का, मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आप मेरी याचिका को सुनिए। याचिका किसके तहत दायर करेगा? आर्टिकल 32 के तहत। संविधान बन के तैयार हुआ। अब संविधान में प्रॉब्लम कहाँ पे आना चालू हुई? जैसे ही अब राज्य कोई ऐसी पॉलिसी बनाएगा जिससे लोगों में समानता आए, डीपीएसपी के तहत राज्य ऐसी पॉलिसी बनाएगा। क्यों बनाएगा पॉलिसी? क्योंकि देश की जब आज़ादी हुई थी उस टाइम पे केवल एलिट क्लास ने सहयोग नहीं किया था, गांव के ग्रामीण भी थे, किसान भी थे, महिलाएं भी थी, सब ने अपना सहयोग किया था। तो आज़ादी केवल एलिट क्लास के लोगों की नहीं हुई थी, सारे लोगों की आज़ादी हुई थी। तो अगर किसी देश में अगर एलिट क्लास में और गरीब लोग में अगर समानता लानी है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे ताकि समाज में समानता आ सके। तो राज्य ऐसे नियम बनाने की कोशिश करेगा और उसमें ही आपका भाग 3 के जो
अधिकार हैं जो लोगों को दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो लोगों को, वही बीच में आने वाले थे। जैसे जैसे एक कॉन्ट्रडिक्शन आया आपका आर्टिकल 13 और 39 बी और सी के बीच में। दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन आया वो है आपका आर्टिकल 14, 15 और 46 के बीच में। ये सारे आर्टिकल 13, 14, 15 ये सारे आर्टिकल कहाँ पे हैं आपके फंडामेंटल राइट्स में आ रहे हैं। 25 और 28 जो आर्टिकल था उसका भी डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन हुआ 44 के साथ में। इसको समझते हैं पहले, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि आर्टिकल 14 में लिखा गया है, पहले 13 के बारे में समझ लेते हैं। 13 में लिखा गया है कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो एक मौलिक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 13 में क्या लिखा गया है, जो संपत्ति का अधिकार है वो एक फंडामेंटल राइट है, ना आप किसी की संपत्ति को छीन सकते हैं, ना वो उसका फंडामेंटल राइट है। और 39 बी और सी डीपीएसपी में क्या लिखा हुआ है, डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि समाज में एक समानता होनी चाहिए, आर्थिक समानता होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम है, अगर राज्य से नियम बनाएगा कि समाज में समानता होगी, समानता कब होगी, जब कुछ लोगों से लिया जाएगा, कुछ लोगों को दिया जाएगा। यानी जो नीचे लोग हैं उनको उठाया जाए, जो ऊपर लोग हैं उनको नीचे ले आया जाए, यानी इनसे लेके इनको दिया जाए। बात समझ में नहीं आ रही है। जो एलिट क्लास के लोग हैं उनके पास में जमीन होती थी। अब जमीन इन लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है, जो निचले दबके के लोग हैं, तो उनको देना है जमीन। अब उनको देना है, देगी कहाँ से सरकार, इन लोगों से जब छीनेगी तभी इन लोगों को दे पाएगी। जब इन लोगों से छीनेगी, इनको दे पाएगी, तो ये बोलेंगे कि मेरा तो मौलिक कर्तव्य खराब हो रहा है, मेरा फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है मुझसे। क्यों? क्योंकि आपको इनको देना है जो निचले तबके के लोग हैं। अब राज्य करे तो क्या करे, राज्य के सामने प्रॉब्लम है, राज्य अपनी जेब से तो देगा नहीं, कुछ लोगों से लेगा तभी नीचे क्लास के लोगों को दे पाएगा। तो राज्य ऐसे नियम बनाएगा भूमि को लेने के लिए, इसको बोलते हैं भूमि अधिग्रहण या जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना, लैंड सीलिंग इसी को बोला जाता है। जब सरकारें ऐसे नियम बनाएगी, राज्य सरकारें ऐसे नियम बनाएगी, लैंड सीलिंग एक्ट बनाएगी, उस टाइम पे ये लोग जाएंगे अपने सुप्रीम कोर्ट में कि साहब संपत्ति का अधिकार तो मेरा फंडामेंटल राइट्स है और फंडामेंटल राइट हमसे छीना जा रहा है। तो पहला कॉन्ट्रडिक्शन आया आर्टिकल 13 और 39 BC में। 39 BC भी समझा दिया मैंने। 39 BC वो होता है कि राज्य कोशिश करेगा कि राज्य में आर्थिक समानता रहे। 39 क्या कहता है, संपत्ति का अधिकार मेरा मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, आप इसको छीन नहीं सकते हैं। अच्छा, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू जो होती है वो लीगल राइट्स से कम होती है। तो संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट था, बाद में संविधान संशोधन करके उसको फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना दिया गया। फंडामेंटल राइट के तहत कोई भी सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकता है और बोल सकता है कि मेरा फंडामेंटल राइट यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है, जबकि लीगल राइट्स की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, वो भी समझेंगे उसके बारे में। ठीक है, दूसरा आर्टिकल जो था, दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन आया वो आया आपका 14 और 15, आर्टिकल 14, 15 एंड आर्टिकल 46 के तहत जो निकल के आया आपका एक कोर्ट में केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में, इसको बोलते हैं चंपकम दोराईराजन का केस। चंपकम दोराईराजन के केस में क्या हुआ था कि आर्टिकल 46 के तहत डीपीएसपी में ये भी आ रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये भी आ रहा है। 46 कहता है राज्य सुनिश्चित करेगा या प्रयास करेगा कि समाज में जो एससी हैं, जो एसटी हैं, या आपके जो ईडब्ल्यूएस है, यानी कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, उनको समाज में शिक्षा के क्षेत्र में समानता मिल सके। ये संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 46 में। अब आर्टिकल 14 और 15 क्या कहता है? आर्टिकल 14 और 15 ये कहता है कि समाज में आर्टिकल 14 के तहत सब लोग समान होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में सबको समानता मिलेगी, आर्टिकल 15 ये कहता है। अब राज्य संविधान के हिसाब से चलेगा, राज्य क्या बोलेगा, मुझे ऐसे नियम बनाने अपने राज्य के लिए जिसमें जो निचले तबके के लोगों को ऊपर लेके आना है शिक्षा के क्षेत्र में,
मैं ऐसे नियम बनाऊंगा, मैं ऐसे रूल बनाऊंगा। फिर राज्य सरकार ने फिर नियम बनाए तो एक चमकम दुराई राजन थे, वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, बोले साहब ये तो गलत है, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट हमसे छीना जा रहा है। आपने बोला है कि संविधान में सब लोग बराबर होगा, आर्टिकल 14 में, यहाँ पे तो असमानता हो रही है, उन लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है, जो निचले तबके के लोग हैं उनको आप बराबर लाने के लिए आरक्षण दे रहे हो। अगर उनके बच्चों को आरक्षण मिल रहा है तो ये तो हमारे बच्चों के साथ में नाइंसाफी हुई। इसके हिसाब से तो आर्टिकल 14 का हनन हुआ। आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है? सब लोग समान होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में समान होंगे। तो ये दूसरा केस कॉन्ट्रडिक्शन हुआ संविधान के अंदर। जब संविधान बन के तुरंत ही तैयार हुआ था, उसके तुरंत बाद ही एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहे हैं सामने। तीसरा कॉन्ट्रडिक्शन हुआ आपका आर्टिकल 25 और आर्टिकल 28 के तहत, और आर्टिकल 44 में एक आपका कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आता सामने। मुस्लिम पर्सनल लॉ था जो 1937-1938 में आया था ब्रिटिश रूल में। उसमें ये लिखा गया था कि जो मुस्लिम महिलाएं होंगी या मुस्लिम पुरुष जो होंगे वो एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं। पहले आर्टिकल 25 को समझ लेते हैं। आर्टिकल 25 क्या था, 44 भी समझा देंगे। 44 क्या है? आर्टिकल 25 ये कहता है कि हर इंसान को अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार है, उसको पूजा करने का अधिकार है, उसको प्रसार करने का अधिकार है। 25 और 28 में लिखा हुआ है। और राज्य में धर्म के आधार पर सब बराबर है। वही 44 में ये लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। राज्य को बोला गया कि सबके लिए क्या होना चाहिए? एक समान कानून होना चाहिए। अब एक बात सोचिए आप, कॉन्ट्रडिक्शन समझिए इस बात को। एक तरफ डीपीएसपी में लिखा गया है कि राज्य सुनिश्चित करेगा कि राज्य में सब लोग बराबर हो, सबके लिए एक ही कानून हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड। वहीं 25 में लिखा गया है, आर्टिकल 25 में क्या लिखा गया है? हर आदमी को अपने धार्मिक अभिव्यक्ति की छूट है। 28 में लिखा गया है हर आदमी अपना धार्मिक प्रचार प्रसार पूजा पाठ जो भी करना है वो कर सकता है। अब तो कॉन्ट्रडिक्शन आनी है। जैसे इस बात को समझिए, एक मुस्लिम पुरुष 4 विवाह कर सकता है मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हिंदू महिलाओं के लिए या मुस्लिम महिलाओं के लिए नाइंसाफी वाली बात है। तो ये भी कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात आ रही है। तो ये धीरे धीरे करके कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आ रहे हैं सामने। 3 कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आए, 3 मुकदमों, 3 केस से 3 बातें समझ में आई। इसके लिए बात समझना पड़ेगा कि राज्य कर क्या रहे थे। राज्य कर रहे थे भूमि सुधार। भूमि सुधार में आएगा आपका क्या क्या करते हैं। भूमि सुधार में होता क्या है? एक तो था लैंड सीलिंग, भूमि अधिग्रहण करना। चकबंदी इसी में आता है। चकबंदी भी स्टार्ट हुई, जो नक्शे जो ऑनलाइन आप लोग देखते हो आज की तारीख में, वो चकबंदी का ही पार्ट है। कंप्यूटराइजेशन, जो खसरा खतौनी कंप्यूटर पर निकलते हैं, वो भी इसी में भूमि सुधार में आता है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ये मतलब है कि जो बड़े लोग जिनके पास में 500 700 एकड़ जमीन है, उनके पास में एक सीमित अमाउंट में जमीन रहे, बाकी जमीन सरकार ले ले, गवर्नमेंट ले ले। लेने के बाद उस जमीन को वो उन लोगों को, वंचित लोग, समाज के जो लोग हैं, उनको दे दी जाए। तो ये जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था। तो पहला केस ही हुआ है। पहला केस क्या हुआ जो अभी आपको समझाया है थोड़ी देर पहले, 39B और C का जो केस था, और आर्टिकल 13 के बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ था। मैं कलर चेंज कर देता हूँ उसका, एक बार इरेज कर देता हूँ उसको। ये 39BC और आर्टिकल 13 के बीच में जो केस था, ये बात तो नेहरू जी के भी समझ में आ गई थी कि हाँ, राज्य जो चाह रहे हैं वो सही चाह रहे हैं और ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो ये समाज के, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। आज़ादी की लड़ाई का मतलब ये नहीं था कि कुछ एलिट क्लास के लोगों को सत्ता मिल जाए, जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो जहाँ का तहाँ रह जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो फिर क्या किया नेहरू जी ने
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया नेहरू जी ने। उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1951 में नेहरू जी को समझ में आ गई थी कि ये बात सही कह रहे हैं, राज्य बात सही कह रहे हैं, राज्य हमें ये करना ही पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन सामने आए थे। तो नेहरू जी पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, पहला संविधान संशोधन करते हैं। पहला संविधान संशोधन होगा 1951 में, जिसमें अभी आपने देखा होगा 31 जो केस हुआ था, जो पहला केस अगर आप देख रहे हो 31 में एक क्लॉज जुड़वा देते हैं। 31 में पहले 2 क्लॉज थे आपके कंपल्सरी, ये 31 में लिखा हुआ है यहाँ पे 31 दो, एक जो प्रॉब्लम आ रही थी वो यही आ रही थी 39 बी और सी, और 19(1)(f) के तहत आ रही थी और 31 के तहत आ रही थी। तो 31 में पहले 2 क्लॉज थे। पहला क्लॉज था कि भारत राज्य जब भी किसी व्यक्ति की जमीन को छीनेगा तो उसके लिए ऐसे नहीं कि तुरंत छीन लेगा, उसके लिए एक विधि पास करेगा, और उस विधि में जो प्रोसेस होगा वो एग्जीक्यूटिव प्रोसेस होगा, लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं होगा। ये आर्टिकल 31(1) में लिखा हुआ था। 31(2) में लिखा हुआ था, आर्टिकल 31(2) में लिखा हुआ था, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। ए में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि राज्य अगर किसी की जमीन को छीनेगा तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही छीन लेगा, उसके लिए एक विधि पास होगी। विधि पास होने के लिए जो प्रोसेस होगी वो लेजिस्लेटिव नहीं होगी, वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस होगी, वो आपकी एग्जीक्यूटिव प्रोसेस नहीं होगी। राज्य जब दूसरा आर्टिकल क्लॉज बी में लिखा हुआ है, आर्टिकल बी में लिखा हुआ था 31 बी में ये लिखा हुआ था कि अगर राज्य किसी की जमीन छीनेगा तो उसका जो पर्पज होगा वो पब्लिक पर्पज होगा, कोई भी एक पब्लिक पर्पज के लिए ही जमीन दी जाएगी। मतलब क्या, मतलब ये कोई अगर रेल की जमीन पटरी जानी है या फिर कोई गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल बनना है या किसी भी गवर्नमेंट पर्पज के लिए, पब्लिक पर्पज मतलब गवर्नमेंट अपने पर्पज के लिए छीनेगी, पर्सनल पर्पज नहीं होना चाहिए। पता लगे कि सीएम साहब को वहाँ पे जाके एक होटल बनवानी है तो वो नहीं होना चाहिए, एक पब्लिक पर्पज होना चाहिए उसके लिए। तो सबसे पहले संविधान संशोधन में नेहरू जी क्या काम करते हैं, 31(1) और 2 को हटा के 2 क्लॉज जुड़वाते हैं, ए और बी। कौन कौन से क्लॉज जुड़वाते हैं, ए और बी क्लॉज जुड़वाते हैं। 31(1) और 2 को हटवा के ए और बी क्लॉज जुड़वाते हैं। ए में लिखते हैं अगर लीगल राइट के लिए कोई कानून पारित होती है तो उसमें आर्टिकल 31 की सभी मर्यादाएं लागू नहीं होंगी। ठीक है। दूसरा आर्टिकल इसमें जो बी पार्ट जुड़वाते हैं वो करवाते हैं कि 9th शेड्यूल जोड़ दिया जाता है संविधान में। शुरुआत में केवल 8 ही शेड्यूल थे, 9th शेड्यूल इसमें जोड़ दिया जाता है और अब तो फिलहाल 12 शेड्यूल हो चुके हैं। तो 9th शेड्यूल का मतलब ये था, और उसमें एक 8 क्लॉज जुड़वाते हैं कि 9th शेड्यूल का कोई भी जुडिशल रिव्यू नहीं होगा, ना ही सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका लेके जाएगा, ना ही हाई कोर्ट में जाएगा, कोई जुडिशल रिव्यू नहीं होगा। 9th शेड्यूल में जितने भी कानून है उनका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ये इसमें लिखवा देते हैं। और साथ साथ में इसमें क्या होता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 15 वाला जो मैटर था, अगर आप समझ रहे हैं तो आर्टिकल 15, ये रहा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में पहले और शुरुआत में केवल 3 ही क्लॉज थे, 1, 2, 3। इसमें चौथा क्लॉज जुड़वाते हैं 15(4) करके, 15(4) करके क्लॉज जुड़वाते हैं और उसमें लिखवा देते हैं, क्या लिखवा देते हैं कि यदि SC ST के लिए राज्य उनके पक्ष में कोई क्षेत्र में, किसी शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में कोई व्यवस्था करता है तो कोई भी व्यक्ति अपने लीगल राइट के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है। इस चीज़ को दबाने के लिए, चंबकम दुराई हरिजन का जो केस था उस केस को दबाने के लिए दूसरा संविधान संशोधन मतलब पहला ही संविधान संशोधन में ये काम कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है कि पहला संविधान संशोधन हो गया है। जो मैटर निकल के आ रहा था कि राज्य में जो आर्थिक समानता होनी चाहिए और शैक्षिक समानता होनी चाहिए, ये दोनों केस नेहरू जी ने समझे और उसके लिए संविधान संशोधन किया। अब आती है बात आगे के बारे में, अब क्या मैटर हुआ।
ये कहानी इंटरेस्टिंग है, यहाँ से हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है। सबसे पहला मैटर निकल के आया 1951 में ही। अगर आप इस बात को समझेंगे तो 1951 में ही पहला मैटर निकल के आया, जब जैसे ही संविधान संशोधन हुआ 1951 में, तुरंत एक साहब थे जिसका नाम था शंकरी प्रसाद। वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो दिमाग ये लगाते हैं कि सरकार ने जो संविधान संशोधन किया है वो ही गलत किया है। मतलब समझिए, मतलब ये था कि संविधान संशोधन किसके तहत होता है, आर्टिकल 368 के तहत। अगर आप इसको देख रहे हो तो शुरुआत की स्लाइड अगर याद हो कि संविधान संशोधन किसके तहत होता है, संविधान संशोधन होता है आपका आर्टिकल 20 के तहत। और फंडामेंटल राइट में कहां से कहां तक आ रहे हैं, 12 से 35 तक आ रहे हैं। अब होगा क्या, अब होगा यही कि शंकरी प्रसाद जी पहुंचेंगे केस लेके सुप्रीम कोर्ट में। पेज क्या बनाएंगे, किसी तरीके से अगर इसी संविधान संशोधन को गलत साबित कर दिया जाए तो ये संविधान संशोधन हट जाएगा। तो वो शंकरी प्रसाद के वकील पक्ष क्या बनाएंगे, पक्ष ये बनाएंगे कि साहब जो आपने 9th शेड्यूल में 9th शेड्यूल जोड़ा है और 15(4) जोड़ा है। 15(4) क्या जोड़ा था, 15(4) ये जोड़ा था कि अगर राज्य SC ST अदर वीकर सेक्शन के लिए कोई शैक्षिक रूप से या कोई आर्थिक रूप से कोई नीति बनाता है, खास तौर से शैक्षिक रूप से कोई नीति बनाता है, तो उसके खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। तो वो ये कहते हैं कि साहब ये खारिज होने लायक है। ये संविधान संशोधन क्यों खारिज होने लायक है, क्योंकि आर्टिकल 13 तो हमारा एक मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। मैं फंडामेंटल राइट के तहत सुप्रीम कोर्ट में आया हूँ, लेकिन फंडामेंटल राइट का चूंकि हनन हो रहा है। आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है, इसको समझना पड़ेगा। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे फंडामेंटल राइट का हनन हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। राज्य मतलब कि केंद्र या राज्य, छोटे स्तर तक सब वही आता है। डीएम भी एक राज्य का है, डीएम को भी राज्य बोला जाता है। राज्य कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाएगा जिससे फंडामेंटल राइट का हनन हो। अब चूंकि राज्य ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना दिया है, यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना दिया है, बनाया किसके तहत है, आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, संविधान संशोधन किया है। चूंकि ये संविधान संशोधन किया है सरकार ने, ये संविधान संशोधन गलत है क्योंकि ये मूल अधिकार का हनन कर रहा है। अब आर्टिकल 13 में लिखा ही यही है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो या फंडामेंटल राइट का हनन करे। उसमें लिखा है 13C में लिखा हुआ है, 13B में ये लिखा हुआ है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, या बनाएगा तो उतनी सीमा तक उस कानून को खारिज कर दिया जाएगा जहां तक वो मूल अधिकार को हनन करेगा। ये तो बात ठीक लिखी हुई है। 13C में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ था 13B में, 13C में लिखा हुआ है कि इसमें, इस कानून में क्या क्या शामिल होंगे। इस कानून में अधिनियम हो गया, ऑर्डिनेंस हो गए, एक्ट्स हो गए, ऑर्डर हो गए। मजे की बात यह है कि इसमें संविधान संशोधन नहीं लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं लिखा हुआ है 13C में। बात सही थी, कोई दिक्कत नहीं, पेज समझ में आ रहा है। सरकार, शंकरी प्रसाद ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि साहब सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया है, संविधान संशोधन किया है, लेकिन ये संविधान संशोधन ही सही नहीं है। और वो जानते थे कि अगर संविधान संशोधन को ही गलत साबित कर दिया जाएगा तो हम लोग सबसे बच जाएंगे, किसी की जमीन कोई राज्य हड़प नहीं पाएगा। उनका ग्राउंड ही यही था कि आर्टिकल 13 में बोला गया है कि मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि सरकार ने 368 के तहत इस कानून बना दिया है तो ये 13 के फंडामेंटल राइट्स को हनन कर रहा है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है और ये सरकार इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हमारी ज़मीनें छीनेगी। दैट मीन्स
कि ये कानून हमारे फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, अतः ये कानून खारिज होने लायक है। सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई सरकार आप अपना पक्ष रखो। तो सरकार बोलती है साहब जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया है वो सही है, संविधान संशोधन सही है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सही है। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है उसकी कोई भी शक्ति 368 पर लागू नहीं होती है। व्हाट डज दिस मीन्स? मतलब संविधान में ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पे ये नहीं लिखा हुआ है 13, जैसे मैंने आपको सी समझाया था, 13C में ये नहीं लिखा हुआ है कि इस संविधान में, क्योंकि 13C में क्या लिखा हुआ है, 13C में ये लिखा हुआ है कि इस कानून में शामिल होते हैं क्या क्या, कोई अधिनियम ऐसा बनाया जाए, कोई ऑर्डिनेंस ना ऐसा बनाया जाए, कोई ऑर्डर ना ऐसा बनाया जाए, या कोई कस्टम्स ऐसे ना बनाए जाए, कोई रूल्स ऐसे ना बनाए जाए जो आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हो। तो सरकार क्या बोलती है, देखिए साहब वहाँ पे ये सब तो नाम लिखे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कोई ऐसा संविधान संशोधन नहीं होना चाहिए जो फंडामेंटल राइट्स का हनन करे। मुझे पता है कि ये बात आपके थोड़ी सी कम समझ में आ रही होगी, कोशिश करिए समझने की। मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको। शंकर प्रसाद जी बोल रहे हैं कि साहब आपने जो संविधान संशोधन किया है 368 के तहत, वो हमारे आर्टिकल 13 में हमारे संपत्ति के अधिकार का हनन करता है, फंडामेंटल राइट का हनन करता है। सरकार ये बोल रही है कि साहब 13C में जो लिखा हुआ है कि राज्य सरकार ऐसे कानून नहीं बनाएगी, ऐसे नियम नहीं बनाएगी, ऐसे अधिनियम नहीं बनाएगी जिससे मूल अधिकारों का हनन हो, लेकिन वहां पे ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई ऐसा संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा। बात समझ में आ गई है? सरकार, सुप्रीम कोर्ट सरकार की बात को मान लेती है, नहीं जो सरकार बोल रही है वो व्याख्या कर रही है कि हाँ वहां पे ये लिखा हुआ है तो सरकार सही है, कोई दिक्कत नहीं। शंकर प्रसाद जी केस हार जाते हैं, सरकार केस जीत जाती है। फिर होता है 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, चौथा संविधान संशोधन। जब चौथा संविधान संशोधन होगा तो चौथे संविधान संशोधन में फिर वही बात आएगी। चौथे संविधान संशोधन में क्या होगा, कुछ राज्य में ऐसे भी नियम बने हुए थे, नियम रह गए थे जिसके तहत राज्य सरकारें लोगों की जमीन नहीं ले पा रही थी, लैंड सीलिंग एक्ट को लागू नहीं कर पा रही थी। तो 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, चौथे संविधान संशोधन के तहत पश्चिम बंगाल के जो लैंड रिफॉर्म एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। और 9th शेड्यूल में डालने का मतलब क्या हो गया, 9th शेड्यूल में डालने का मतलब ये हो गया कि उसका कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, कोई भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं जा पाएगा। तो जब 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, जब चौथा संविधान संशोधन हुआ, तो 1953 में एक बेला बनर्जी नाम के सज्जन फिर पहुंचे हाई कोर्ट में कि साहब मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। ग्राउंड सबका अब सेम है बिल्कुल, ग्राउंड क्या रहेगा, इनका भी ग्राउंड वही है, केस का, बेला बनर्जी के केस का भी ग्राउंड वही है कि साहब मेरे आर्टिकल 13 के तहत मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। सो हाई कोर्ट फिर वही जजमेंट देगा कि नहीं बात सही है, सरकार जो बोल रही है हम मानते हैं उनकी बात को। फिर क्या होता है, फिर एक और लैंड रिफॉर्म एक्ट होता है, एक फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है जिसको बोलते हैं 17वां संविधान संशोधन। अभी तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उसमें से कुछ राज्य ऐसे थे जो बचे हुए थे, जिनकी जमीनें बची हुई थी, जैसे कि राजस्थान में बची हुई थी, पंजाब में जमीनें बची हुई थी। तो राजस्थान जैसे ही 17वां संविधान संशोधन हुआ, राजस्थान की ये सज्जन जिसका नाम था सज्जन सिंह, ये पहुंच जाते हैं फिर से सुप्रीम कोर्ट, बोलते हैं साहब मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, अब मेरी भी ज़मीन जा रही है। ऐसे प्रावधान बनाए केंद्र सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, संविधान संशोधन के तहत, कि इनकी भी ज़मीन चली जाएगी। अब पंजाब में फिर वही हुआ, एक सज्जन फिर पहुंच गए पंजाब में। पंजाब में जब एक सज्जन पहुंचे, इनको बोलते हैं गोलकनाथ का केस, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है गोलकनाथ का।
ग्राउंड सबका सेम है। सज्जन सिंह भी वही बोल रहे हैं कि साहब आर्टिकल 13 के तहत हमारा फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। गोलकनाथ भी यही बोलेंगे साहब मेरे भी फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। समस्या क्या है? वही गोलकनाथ का पक्ष है कि साहब 13 आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 गलत है, संविधान संशोधन ही गलत है। सरकार का पक्ष भी वही कहता है, फिर से वही बात रखी जाती है। लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है सामने। अब ये बात समझनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है इस बात समझते हैं पहले कि जो गोलकनाथ थे वो दो भाई थे, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ। इनके पास में करीब 480 एकड़ जमीन थी। जो 1953 में 1953 में जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो बना था उसमें ये बोला गया था कि कोई भी राज्य में कोई भी व्यक्ति 30 एकड़ से ज़्यादा जमीन नहीं रख सकता। एक व्यक्ति, एक ही परिवार का एक व्यक्ति। तो ये पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट, बोलते हैं साहब ये तो गलत बात है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का भी एक नियम है। सुप्रीम कोर्ट का नियम ये कहता है कि अगर सेम मैटर पे पहले कोई जजमेंट हो चुका है और फिर उसी मैटर पे कोई अगर जजमेंट देना है तो जो पहले बेंच बैठी थी उससे बड़ी बेंच बैठेगी। तो अब इस गोलकनाथ के मामले में चूंकि इतने सारे केसेस हो चुके थे तो अब तक की इसके बाद सबसे बड़ी बेंच बैठेगी वही जो केशवानंद भारती केस है, उसमें 13 जजों की बेंच बैठेगी जो भारत के संविधान की अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। उससे पहले किसमें बैठी थी? गोलकनाथ के मामले में 11 जजों की बेंच बैठी थी। सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच बैठी थी। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बार क्या होता है? मूड बदल जाता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट कहती क्या है कि जो 11 जजों की बेंच ने जो जब दिया जजमेंट तो उन्होंने बोल दिया कि सरकार की व्याख्या गलत है जो अब तक के सारे केसों को नकार देती है। शंकरी प्रसाद का मामला सरकार जीतती है, बेला बनर्जी के मामले में भी सरकार जीतती है, सज्जन सिंह के मामले में भी सरकार जीतती है, लेकिन गोलकनाथ के केस के मामले में सरकार को हरा दिया जाता है। और ये बोला जाता है कि जो सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया है वो गलत है। तो ये अभी तक का जजमेंट आया। अब ऐसा हुआ क्यों? वाई दिस हैपन? देखिए हुआ क्या था, आपको मालूम है कि 1962 में जजमेंट कब आता है, ये बात भी समझ लीजिए। गोलकनाथ के केस का जजमेंट आता है 1967 में, ठीक है। ऐसा होता क्यों है? ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि 1962 में भारत चाइना युद्ध होता है, भारत युद्ध हार जाता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है कि नेहरू जी की डेथ हो जाती है 64 में। जब नेहरू जी की डेथ हो जाती है तो मोरारजी देसाई जी को बनना था पीएम, लेकिन जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे के कामराज वो ये चाहते थे कि मोरारजी देसाई को अगर पीएम बना दिया तो वो तेज तर्रार है, उनको मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, उनको मैं संभाल नहीं पाऊंगा। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मोरारजी देसाई पीएम बने। इसलिए उन्होंने किसको पीएम बना दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी को। 1965 में फिर से एक युद्ध होता है पाकिस्तान से। भारत बड़ी धूमधाम से जीतता है। 1965 में ताशकंद जाते हैं, आज का उज्बेकिस्तान है, पहले ताशकंद, आज का उज्बेकिस्तान। पहले वो यूएसएसआर फेडरेशन का हिस्सा हुआ करता था। 92 में जब यूएसएसआर टूटा तो वो नया एक देश बन गया, उसका नाम दिया गया उज्बेकिस्तान। तो ताशकंद में जाते हैं। जब ताशकंद में पहुंचते हैं, पंडित इनकी नेहरू जो लाल बहादुर शास्त्री उनकी क्या हो जाती है, वहाँ पे रहस्यमय तरीके से डेथ हो जाती है। फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है यहाँ पे? के कामराज हैं। मोरारजी देसाई को लगा अब तो मुझे पक्का पीएम बनने का मौका है, मैं तो अब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मोरारजी देसाई पीएम बनने के लिए अड़ गए बिल्कुल। लेकिन वही बात फिर से के कामराज नहीं चाहते थे कि वो पीएम बने, तो इस बार वो किसको पीएम बना देते हैं? इस बार पीएम बना देते हैं इंदिरा गांधी जी को। मोरारजी देसाई को अपनी थोड़ी सी
बेइज्जती सी फील हुई कि मेरे साथ गलत हो रहा है। तब भी वो मान गए कि चलो कोई बात नहीं। 1967 तक आते 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 सिचुएशन ऐसी बनती है कि 1967 में ही कांग्रेस के दो फाड़ हो जाते हैं, दो गुटों में बढ़ जाती हैं। एक कांग्रेस इंदिरा गांधी वाली, जिसको बोलते हैं कांग्रेस आई, दूसरी कांग्रेस बन जाती है आपकी मोरारजी देसाई वाली, मोरारजी देसाई एंड प्लस पार्टी। तो 1967 में जब ये होता है, उसी टाइम पे ग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो सरकार कमजोर है इस टाइम पे, और सरकार कमजोर होते ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया। इसलिए इंदिरा गांधी, इसलिए ये हुआ। वाई दिस हैपेंस? बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि सरकार कमजोर थी उस समय। इसके बाद 1969 में इंदिरा गांधी जी की एक और हार होती है। इंदिरा गांधी जी क्या करती हैं? इंदिरा गांधी जी के बारे में अगर देखेंगे तो इंदिरा गांधी जी 1967 में ही 10 सूत्री प्रोग्राम को लॉन्च करती हैं, जिसमें एक मैटर था प्रीवी पर्सेस का मैटर। प्रीवी पर्सेस का मैटर ये था कि सरकार का ज़्यादातर हिस्सा, इसको समझना पड़ेगा प्रीवी पर्स का क्या मैटर था। पहले 10 सूत्री जो कार्यक्रम इंदिरा जी ने जो लॉन्च किए थे, इंदिरा जी ने जो 10 सूत्री लॉन्च किए तो उसमें से एक था आपका प्रीवी पर्स का मैटर। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी एक मुद्दा था, और इंश्योरेंस कंपनी का नेशनलाइजेशन भी उसमें एक मुद्दा था। और तीसरा मुद्दा था अर्बन लैंड रिफॉर्म का। अभी तक जो लैंड रिफॉर्म हो रहा है वो हो रहा है आपका ग्रामीण क्षेत्र पे। अब क्या करेंगे इंदिरा गांधी? अर्बन लैंड रिफॉर्म लेके आएंगी। तो ये सारे मुद्दे थे उस 10 सूत्री प्रोग्राम में, ये सब लिखा हुआ था। अब होता क्या है? होता ये है कि पहला ही ये 1969 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करती हैं। उसमें क्या काम कर देती हैं? वो कर देती हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। लेकिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण होते ही एक बहुत प्रसिद्ध बिजनेसमैन थे, इनका नाम था आरसी कूपर। आरसी कूपर पहुंच जाते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, बोलते हैं कि साहब ये क्या आप लोगों ने ड्रामा मचा रखा है। मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ किसी बैंक को रातों रात सरकार बोल देती कि अब ये सरकारी प्राइवेट बैंक नहीं रहेगी, अब ये पब्लिक बैंक हो गई है, सरकार ने इसको अधिग्रहण कर लिया गया है। अधिग्रहण कर लिया है वो तो सही है, लेकिन मुझे कंपेंसेशन तो दो। आपने ही लिखा है, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लिखा हुआ है कि अगर सरकार किसी की भी जमीन लेगी तो वो क्या करेगी? उसको कंपनसेशन देगी। 31 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 31 में, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था नेहरू जी ने, उसमें पहले से कंपनसेशन लिखा हुआ है। तो ये बोल रहे हैं आरसी कूपर साहब बोल रहे हैं कि साहब ये तो गलत कर रहे हो आप। आरसी कूपर साहब क्या बोल रहे हैं कि आप ये तो गलत कर रहे हो। आप मेरी संपत्ति को अगर अर्ज कर रहे हो, ले रहे हो, तो मुझे कंपनसेशन तो दो। क्योंकि सरकार ने जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था उसमें ये किया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंदिरा गांधी जी ने किया था बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए, उसमें ये क्या कहा था? फिर 50 करोड़ से सारे बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाएगा, और उसमें एक ट्रिब्यूनल होगा, एक ट्रिब्यूनल बैठेगी। ट्रिब्यूनल जो अमाउंट फिक्स कर देगी उसका कंपनसेशन उन बैंक को 10 साल के बाद दे दिया जाएगा। आरसी कूपर बोले तो गजब मैटर कर दिया आपने। ये पहुंच जाते सुप्रीम कोर्ट की, साहब ये क्या है भाई, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आप रातों रात ऐसे कैसे कर सकते हो? और उसमें भी आप 10 साल बाद दे रहे हो, आप कंपनसेशन नहीं दे रहे हो। कंपनसेशन का मतलब होता है इक्वल अमाउंट, तो आप इक्वल अमाउंट भी नहीं दे रहे हो हमें। आपने बोला है कि जो हमारी ट्रिब्यूनल बैठेगी वो जितना अमाउंट फिक्स करेगी वो मिल जाएगा। तो ये आरसी कूपर साहब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट बोलता है हाँ बात तो सही हो। 11 जजों की जो बेंच बैठती है, 11 जजों की बेंच जो बैठेगी वो 10-1 से इस अमेंडमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को क्या कर देगी? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को क्या कर देगी? बर्खास्त कर देगी। पहली हार हो जाती है इंदिरा गांधी जी की। 1970 में इंदिरा गांधी एक काम और करती हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे 545 करीब रियासतें थी भारत में, 545 रियासतों में करीब 450 के आसपास, 440 के आसपास भारत में थी, भारत वाले हिस्से में थी।
तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सारी रियासतों का भारत में मर्ज किया था, उस टाइम पे उन राजाओं से कुछ वादे किए थे, जैसे कि अगर आप भारत में मर्ज हो जाते हैं तो आपको हम पेंशन देंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको तोपों की सलामी, आपको कुछ उपाधियां, राजा रधिराज, महाराज, फलाने फलाने, ये सब आपको मिलेगा। राजा भी खुश थे, पेंशन भी पा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी पेंशन को बोलते थे प्रिवी पर्सेस, मतलब शाही खर्चा। शाही खर्चा मिल रहा था, कौन दे रहा था? सरकार दे रही थी। और गरीब देश के लिए इतनी हैवी अमाउंट राजाओं को देना, किसी को 18 लाख रुपए महीने जा रहा है उस टाइम पे, किसी को 20 लाख रुपए महीने जा रहा है, इतना हैवी अमाउंट सरकार को देना बहुत बोझ पड़ रहा था। तो सरकार क्या करती है? सरकार करती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करती है, संविधान संशोधन करता है। अब ये संविधान संशोधन कौन कर रहा है? इंदिरा गांधी जी कर रही हैं। और मिलता किसके तहत था इनको प्रीवी पर्सेस? वो मिलता था 291 के तहत, धारा आर्टिकल 291, 362 और 366 22 में ये लिखा हुआ है कि किनको पेंशन मिलेगी। ये थी उनकी परिभाषा समझाएगी ये 366(22) में, ठीक है। ये इनके तहत उनको प्रीवी पर्सेस मिलेंगे। इस आर्टिकल के तहत 366(2) में ये बताया गया है कि इनको पेंशन मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल जो था वो लोकसभा में पास भी हो जाता है। लोकसभा में क्या हो जाता है? पास हो जाता है। लेकिन ये राज्यसभा में क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, वो भी एक वोट से। और सारे राजा महाराजा क्या हो जाते हैं? इंदिरा जी गांधी जी के खिलाफ हो जाते हैं। इंदिरा गांधी जी, सारे राजा महाराजा जो उस टाइम पे इंदिरा जी के खिलाफ हो जाते हैं, तो इंदिरा गांधी जी क्या करती, राष्ट्रपति से सिफारिश करती हैं कि आप प्री इलेक्शन करवा दीजिए, 1972 में प्री इलेक्शन करवा दीजिए। याद रखिएगा 1952 में पहली बार इलेक्शन होता है, 57 में दोबारा होता है, 62 में होता है, फिर होना था 67, फिर होना था 72 में। लेकिन इंदिरा गांधी जी क्या बोलती है? नहीं, आप एक साल पहले इलेक्शन करवा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास में पावर होती है कि वो राष्ट्रपति से सिफारिश करके इलेक्शन को प्रीपोन्ड करवा सकते हैं, पोस्टपोन्ड भी करवा सकते हैं। चलिए, इंदिरा गांधी जी पूरे जोर शोर से जनता के बीच में जाती हैं, बोलती हैं, मैं तो चाहती हूं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाए। सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाता है। मैं चाहती हूं कि राजा महाराजा को जो पैसा हम दे रहे हैं वो हम गरीब जनता को दें। बिल पास नहीं होता है। हम चाहते हैं कि बैंकों का, इंश्योरेंस कंपनियों का नेशनलाइजेशन हो नहीं पा रहा है। हम चाहते हैं प्रीवी पर्सेस खत्म हो, वो भी नहीं हो पा रहा है। हम करें तो क्या करें? तो हे जनता, अब आप जैसा समझो वैसा करो, हमें जिताओ या हराओ। 1971 में इंदिरा गांधी जी को बहुत बड़ी जीत मिलती है। जीत मिलते ही 1971 में क्या होता है आपको मालूम है? बांग्लादेश से एक और बहुत बड़ा, देश के इतिहास का बहुत गौरवान्वित पल आता है वो, जब 1971 में हमारा देश बांग्लादेश को आज़ाद करवा देता है और पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बना देता है। मात्र 13 दिन के युद्ध में 4 दिसंबर को युद्ध शुरू होता है। 17 दिसंबर को भारत पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर देता है। फिलहाल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में फिर कभी एक वीडियो बनाएंगे। अब इंदिरा गांधी जी फुल पावर में हैं, ज़्यादातर राज्यों में उनकी सरकार है, केंद्र में भी अच्छा खासा बहुमत है उनके पास में, अच्छी पावर आ गई है इंदिरा गांधी जी के पास में। लेकिन अभी आपको ये समझना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता कैसे है, संविधान में संशोधन होता कैसे है। पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, और उसको एक्ट बनने के लिए लोकसभा में 2/3 का बहुमत होना चाहिए और राज्यसभा में भी 2/3 का बहुमत होना चाहिए। इसके बाद वो जाता है राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए, तभी जाके वो एक्ट बन पाता है। ठीक है। अब
इनके पास में बहुत बड़ी पावर आ जाती है। लोकसभा में तो इनके पास में बहुमत है ही है, साथ साथ में सारे राज्यों में लगभग ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ गई है। कांग्रेस की क्या, इंदिरा गांधी जी की सरकार आ गई, क्योंकि सारे के सारे जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं वो सारे के सारे कठपुतली बैठे हुए हैं इंदिरा गांधी जी के। इतनी बड़ी पावर मिल गई इंदिरा गांधी जी को। और जितने भी राज्यसभा में जो लोग आते हैं वो सारी विधानमंडलों से, विधान सभाओं से जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो आपके राज्यसभा में पहुंचते हैं। तो बहुत बड़ी पावर आ गई है। लोकसभा में भी बहुमत है इनके पास में, राज्यसभा में बहुमत है। अब इंदिरा गांधी जी वो करेंगी जो देश का इतिहास बदलेंगी। 1971 में 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करती है, 2 और होते हैं। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन होता है, उसको बोलते हैं 24वां संविधान संशोधन। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो ये संविधान संशोधन किया था उन्होंने डायरेक्टली, क्या किया था, गोलकनाथ केस के लिए। अगर आपको याद आ रहा हो कि गोलकनाथ के केस में क्या हुआ तो मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। गोलकनाथ के केस में ये देखिए, एक सेकंड, गोलकनाथ के केस में क्या हुआ था, 1967 में जो हुआ था वही मैटर वही था, 30 और 68 वाला। तो इसमें ये लिखवा देती हैं, एक संविधान संशोधन करवा के इंदिरा गांधी जी लिखवा देती हैं गोलकनाथ के केस में। क्या लिखवा देती हैं, आर्टिकल 13 और 368 का मैटर था, तो 13 में एक क्लॉज जुड़वाती हैं। पहले 3 क्लॉज थे, चौथा क्लॉज जुड़वा देती हैं। उसमें लिखवा देती हैं कि आर्टिकल 13 का कोई भी संबंध 368 से नहीं है। मतलब कि जो वो बोल रहे थे ना, हमारा फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है, तो वो वहां पे ही लिखवा देते हैं कि इससे फंडामेंटल राइट हनन हो सकता है। आर्टिकल 367 में एक क्लॉज जुड़वा देती हैं, वो कहती है कि इसका कोई संबंध 13 से नहीं है। मतलब 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है, चाहे 13 का कोई भी आर्टिकल उसके अंदर आ रहा हो। 13 में लिखा था फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो सकता है, कोई भी संविधान संशोधन नहीं करवा सकते हैं। तो सरकार ने पहले भी पक्ष दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन इस बार वो क्या करते थे, इस बार साफ साफ लिखवा देते, संविधान में ही लिखवा दिया कि 13 में के तहत 368 का कोई संबंध नहीं है। 368 में लिखवा दिया कि इससे 13 का कोई संबंध नहीं है, मतलब 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकते हैं, इसमें 13 का हनन हो भी सकता है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, उसको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना देंगे। अब क्या होता है, 25वां संविधान संशोधन करती हैं, 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। खासतौर से उस बात के लिए जो RC कूपर साहब थे ना, वो गए थे कि साहब ये क्या ड्रामा मचा रखा है, हमारे बैंकों का निजीकरण, वो पब्लिकाइजेशन कर दिया, पब्लिक कर लिया, आप उसको बता भी नहीं रहे हैं, कितना कंपनसेशन नहीं दे रहे। तो 31B में लिखा हुआ था कि अगर राज्य किसी की संपत्ति को अर्जित करेगा, लेगा, छीनेगा, तो उसके लिए कंपनसेशन देगा। कंपनसेशन मतलब इक्वलेबल अमाउंट, जितने की संपत्ति देगा उतने ही उसको वैल्यू देगा। अब चूंकि गरीब देश की सरकार इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती उस समय, तो इंदिरा गांधी जी क्या कर देती हैं कि 13C में एक नया क्लॉज जुड़वा देती हैं। उसमें ये लिखवा देती हैं कि हाँ, संपत्ति को अर्ज कर सकती है, ले सकती है, और साथ साथ में जो वहाँ पे कॉम्पनसेशन वर्ड लिखा हुआ था ना, उस कॉम्पनसेशन वर्ड को ही हटवा देती हैं और वहाँ पे लिखवा देती हैं कि अमाउंट कितनी, जो सरकार चाहे वो अमाउंट देगी, ये नहीं कि उसके बराबर की होगी, जितना सरकार का मन होगा उतनी देगी अमाउंट। तो बेसिकली अब RC के ऊपर भी कभी केस निपट गया, ये भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अब संविधान में ही लिखा हुआ है। अगला संविधान संशोधन होता है 26 संविधान संशोधन, आर्टिकल 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 26 में संविधान संशोधन होता है। वो होता है खासतौर से उन राजा महाराजाओं के लिए जो प्रीवी पर्सेस ले रहे थे, 18-18, 20-20 लाख रुपए महीने की पेंशन ले रहे थे, और ऐसे करीब 440 राजा थे। उसके लिए क्या करती हैं, प्रीवी पर्सेस मिल किसके तहत रहा था, 291 के तहत मिल रहा था, 362 के तहत मिल रहा था। इन दोनों आर्टिकल को ही संविधान से हटवा देती है, खत्म। और साथ साथ में 366-22 में जिसमें बताया गया था किन को प्रीवी पर्सेस मिलेंगे, कौन राजा होंगे, वहां पे लिखवा देती हैं
कि रूलर्स वो नहीं जो अब तक हैं, रूलर्स वो हैं जो अब तक हुआ करते थे। रूलर्स की परिभाषा चेंज करवा दी, तो ये करवा के उन राजा महाराजाओं का पूरा प्रीवी प्रोसेस बंद करवा देती है। तो ये उनकी तीसरी जीत थी। इंदिरा गांधी जी अब क्या करती है, एक चौथा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करती है, चौथा मतलब नेक्स्ट संविधान संशोधन करती है। इसके बाद में 27-28 भी हुए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 29th वाला। अब यहाँ पे हमारा केस आता है केशवानंद भारती केस, केरल का केस था। बात आ रही समझ में? इतना बड़ा ग्राउंड समझने के बाद अब केस आता है। तो केशवानंद भारती एक मठ चलाते थे केरल के अंदर, और किसी वजह से उनकी जमीन बची हुई थी केरल में, कुछ लैंड सीलिंग एक्ट उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। तो 29 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करती हैं इंदिरा गांधी जी, और उसमें क्या कर देती हैं, केरल का लैंड रिफॉर्म को 9th शेड्यूल में डाल देती हैं। ये वही 9th शेड्यूल है जिसको शुरुआत की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसमें पंजाब की राजस्थान की भी जो लैंड रिफॉर्म थे उसको 9th शेड्यूल में डाला गया था। पश्चिम बंगाल का भी लैंड शेड्यूल में डाला गया था, 9th शेड्यूल में डाला गया था। और जब 9th शेड्यूल में जिस राज्य में डाला गया, वहाँ का कोई ना कोई जो धनाढ्य आदमी है जिसके पास में बहुत ज़्यादा संपत्ति है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या हाई कोर्ट में जाएगा। तो केरल में जैसे ही लैंड रिफॉर्म एक्ट को 9th शेड्यूल में डाला, वहाँ के एक पर्सन थे, वहाँ का एक धार्मिक गुरु थे जिनका नाम था केशवानंद भारती केस। वो पहुंच जाते, वो एक मठ चलाते थे। तो फिर अब क्या हुआ, इससे पहले वाले केस में कितने जजों की सीट बैठी थी, कितने जजों की पीठ बैठी थी? 11 जजों की पीठ बैठी थी। ठीक है, 11 जजों की पीठ बैठी थी ना। गोलकनाथ के मामले में कितने जजों की पीठ बैठी थी? 11 जजों की पीठ बैठी थी। तो अब ये उसी मैटर में फिर आए हैं, केशवानंद भारती केस उसी मैटर में आए हैं कि साहब आर्टिकल 13 368 और वही फिर कहानी से। तो सुप्रीम कोर्ट इस बार 13 जजों की बेंच बिठाता है, और 7-6 के बहुमत से वो समझ जाता है कि सरकार जो चाह रही है, सरकार की जो मंशा है वो सही है। सरकार भी चाहती है कि समानता है, इसलिए ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन आएगा डीपीएस की और फंडामेंटल राइट में, उसको दूर करने के लिए सरकार इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, संविधान संशोधन को कर रही है बार बार। और जब केशवानंद भारती केस होता है तो केशवानंद भारती केस में भी यही फैसला आता है। अच्छा, इस केस का फैसला जो आता है वो 24 अप्रैल 1973 को आता है। लेकिन सरकार से इस बार सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है पहली बार कि देखिए, आप संविधान संशोधन कर रही हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने 24 संविधान संशोधन किया, 25 किया, 29 किया, 26 किया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संविधान बनाने की शक्ति के बराबर है, तो आप गलत सोच रहे हैं। हमने मान लिया कि आपने संविधान संशोधन किया है, 24वां भी किया है, 25वां भी किया है, 29वां भी किया है, सब सही है, मान रहे हैं, 26 भी किया है, मान रहे हैं कि सब सही है। लेकिन अगर आप आगे ऐसा मत कर देना कि हमें रिव्यू लेना पड़े, रिव्यू पिटीशन लेना पड़े और आपके संविधान संशोधन को खारिज करना पड़े। मतलब अगर आप ये सोच रही हैं कि जो संविधान संशोधन करने की शक्ति है वो संविधान बनाने की शक्ति के बराबर है, तो आप गलत सोच रही हैं। ऐसा केवल और केवल संविधान सभा ही कर सकती थी, वो आप नहीं कर पाएंगे, इंदिरा गांधी जी को बता रहे हैं। तो ये था केशवानंद भारती केस, जिसमें केशवानंद भारती भी केस हार गए थे, बाद में सरकार जीती थी। अच्छा, इसमें एक और डेवलपमेंट होता है केस में 1975 में, केशवानंद भारती केस में, जब हमारे सीनियर मोस्ट जज थे जिनका नाम था EN राव, वो इस केस को उठाते हैं, रिव्यू करवाते हैं केस का। 13 जजों की पीठ बैठाते हैं और इसका रिव्यू करवाते हैं। तो पक्ष में, सरकार के पक्ष में एक वकील आते हैं जिनका नाम था नानी पालकी वाला। वो 14 और 11 नवंबर 2 दिन में ही
सुप्रीम कोर्ट को समझा देते हैं, जो चीफ जस्टिस थे ए एन रे को समझा देते हैं कि साहब ये बताइए, बिना रिव्यू पिटीशन के रिव्यू हो ही क्यों रहा है। मतलब जब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिव्यू पिटीशन दे ही नहीं रहा है कि केस को दोबारा से रिव्यू करो, तो अब दोबारा से रिव्यू कर ही क्यों रहे हैं। तो 2 दिन मात्र केस चला, उसके बाद केस को खत्म कर दिया गया। तो ये थी पूरी कहानी केशवानंद भारती केस की, जिसमें संविधान को कई बार तोड़ा गया, बढ़ाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए। जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ, वहाँ का ही कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, उसने पिटीशन दायर की। पिटीशन दायर करने के तहत फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। तो केवल एक बार ऐसा जजमेंट आया था जो सरकार के विपक्ष में आया था, वो आया था आपका मामले में आया था। तो गोरखनाथ के मामले में केवल एक बार सरकार के विपक्ष में आया था। क्यों आया था, उसका भी रीजन वही है कि सरकार थोड़ी सी कमजोर थी उस टाइम पे, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी पावर दिखा रहा था। इसके बाद जितने भी केसेस हुए, सारे केसेस में सरकार की ही जीत हुई। शंकर प्रसाद वाला केस हो, बेला बनर्जी वाला केस हो, सज्जन सिंह का केस हो या गोरखनाथ का केस हो। गोरखनाथ के केस में सरकार के विपक्ष में आया था, हालांकि बाद में केशवानंद के केस में भी सरकार के पक्ष में ही आया। आर्टिकल 13, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको समझ पाया होगा कि आखिर ये केस था क्या, सरकार क्या चाह रही थी, और जो लोग धनाढ्य लोग थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो एलिट क्लास के लोग थे, वो चाह रहे थे कि मेरी संपत्ति मेरे पास बनी रहे। सरकार इसको किसी तरीके से ना ले पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये केस समझ में आया होगा। अगर आपको ये केस समझ में आया है और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कोई बात कहनी है तो प्लीज़ कमेंट करिए, जो भी बात समझ में नहीं आई हो। थैंक यू।